दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं शोभा सिंह जी। शोभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। अरविंद जी को शोभा जी के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुख्य मकसद आज शोभा जी की कविताओं को सुनना है। हमारी इनसे पहले बात हो चुकी थी। मैं थोड़ा सा इनका परिचय दे रहा हूँ। ये एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने मतलब इनकी एक जो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये शमशेर जी के परिवार से जुड़ी हुई मतलब हैं उनसे, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि शमशेर जी का बहुत असर हुआ होगा इनके लेखन में, इनके व्यक्तित्व पर, इनकी सोच पर। और फिर वो महिला और राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी इन्होंने बहुत करीब से लोगों को देखा होगा, महिलाओं को देखा होगा, जनता को देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें इनकी कविताओं में आई होंगी। इनकी दो किताबें मतलब आ चुकी हैं। एक तो जो किताब काफ़ी चर्चित हुई थी वो है अर्ध विधवा, और दूसरी किताब इनकी जो है वो बस तैयार है। वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले उसमें हो गया है, तो वो भी लगभग मतलब समझिए आ ही गई। मिट्टी है दस्तावेज हमारी। इतना तो मैंने बता दिया शोभा जी के बारे में। अब शोभा जी से मैं दो तीन सवाल पूछूंगा। एक तो ये है कि आप अब ये बात तो फिर उसका जवाब भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये कि कविताओं की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और कब से कविताएं लिख रही हैं? मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं महिला संगठन एफुआ में काम कर रही थी। लंबे समय तक मैंने काम किया। उसके बाद सांस्कृतिक संगठन में आई, और जब लगा कि लेख वगैरह तो मैं पहले भी लिखती थी, अखबारों में छपते भी थे, लेकिन जब इतनी महिलाओं से आप मिलते हैं, उनके दर्द को आप छूते हैं, तो आपको लगता है कि कविता में वो बात आनी चाहिए। आधी ज़मीन की बात कविता में कैसे उतर सकती है, ये ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा। कहानियाँ भी लिखी मैंने, कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं कविता में भी। तो एक बड़ा संसार था जो अछूता था, इनकी सफरिंग थी। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने के पहले, सबसे पहले मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ कि मैं क्रांतिकारी वरिष्ठ कवि वरवरा राव जी के गिरते स्वास्थ्य के लिए चिंता व्यक्त करती हूँ। उनके स्वस्थ होने की कामना भी करती हूँ, और हमारे दौर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। हमारे दौर के और भी लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, या उनको भी इस तरह के तमाम सोशल एक्टिविस्ट, आवाज़ें, चिंतक, जनता के हित में काम करने वाले लोग जो लंबे समय से अगवार गुजर रहा होगा व्यवस्था को, सलाखों के पीछे हैं, मैं उनकी भी रिहाई की मांग करती हूँ, क्योंकि ये तो हाँ ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को ये खबर मिली होगी कि बहुत गंभीर बीमार वरवरा राव, और यहाँ तक लाने में जे ऐसे व्यक्ति जो इतने वयोवृद्ध हैं, उनको जेल में डाल रखा है। उनकी रिहाई तुरंत हो, तत्काल हो। और ऐसे भी हम जैसे कठिन दौर में हैं, अंधेरे से भरा हुआ आज का समय, कहाँ है लोकतंत्र, और आवाज़ सवाल करना गुनाह है जैसे। क्यों है ऐसा? बहुत बुरा समय है, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ खौफ की से अपने को
सिकुड़ जाने का और अंधेरा उगलता हुआ समय है। इससे आप सहमत होंगे। इसमें कविता तो फूटेगी। सौंदर्य जो कि पूरी तरह से सौंदर्य, नैसर्गिक गति और जीवन की तमाम मानवीय परिभाषाओं के खिलाफ रंगों का निषेध करता हुआ, लेकिन उसी में मुझे लगता है कि समय की उर्वरता को निर्णायक होने की चुनौती भी है और लोगों ने इसको स्वीकार किया है और मैंने भी स्वीकार किया। यानी आप चुने किस ओर है, आपको चुनाव का अधिकार है, किस ओर आप हैं। हमें अक्सर यह उर्वरता ही नष्ट होने से बचाए रखती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम सजग हों, कुछ नया रचने के लिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी शिद्दत से हमें मेहनत करते हुए जोड़ती भी है। मानवता के धरोहर को आज मैं देखती हूँ लोग दागदार कर रहे हैं। उसके खिलाफ खड़ा होना, आक्रोश को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नफरत के बल पर कितना फैलेंगे, सालों साल गुजर जाते हैं। अब तो हमें लहू में मानवता भीगती है। आपराधिक कृत्यों से कैसे इस दौर में जायज़ ठहराएं, जबकि सड़कों पर उमड़े मजदूरों के हुजूम, गरीबों के खिलाफ व्यवस्था, उनकी भूख के चरम में क्या आप चैन की नींद सो सकते हैं? महिला, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक समाज के बीच मैंने काम किया, तभी समाज की थरथराहट को मैं समझ पाई। अपने अग्रज शमशेर बहादुर सिंह, मेरे ताऊ जी की सीख थी, दुनिया हर रोज़ बदलती है बेटा। कवि की संवेदना में ही कविता के बीज अंकुरित होते हैं। नफरत के खिलाफ उम्मीद की राह से गुजरती कविता स्त्री की दृष्टि से पुनः दुनिया को देखें और देखने ये इसमें भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कारगर शब्द नहीं मिलते, तो मेहनत की भी दरकार रहती है और कोई भी विचार अपने में पूर्ण तो नहीं होता, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए कविता कर्म में उतरना निहायत ज़रूरी लगता है, और जो कविता में बात नहीं आ पाती उसको कहानी कथा में सजोने का काम करती हूँ। पता नहीं कितना वो, लेकिन ये है कि मैं संकोची भी रही हूँ अपने को बाहर व्यक्त करना, बताना अपने बारे में। ये हम लोगों के दौर में था ही नहीं। जो आप लिख रहे हैं चुपचाप डालते जाइए। वो तो मेरी बेटी है कि उसने थोड़ा मुझे आगे बढ़ाया। कविता की संग्रह आया वो गुलमोहर प्रकाशन से, तो मेरी कविताएं लोगों के सामने आ पाई। हालांकि वैसे भी स्त्री रचनाकारों को ये जो काव्य जगत है, ये हिंदी साहित्य का जगत है, जल्दी स्वीकार नहीं, मान्यता नहीं देता। ये बात भी नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने जो बात की शुरुआत की है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रखा है अपनी मतलब एक काव्य यात्रा को आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। और ये बात बिल्कुल सही है कि बरबरा राव जी को चूँकि वृद्ध हैं, बीमार हैं और अभी खबर आई थी कि वो कोरोना से ग्रस्त भी हैं, तो उन्हें तो उनका इलाज ही कायदे से ना कराया जाए, सब कुछ भूल करके उनका इलाज कराया जाना चाहिए और उनको रिहा भी करना चाहिए। देखिए कितनी विडंबना है कि एक आदमी जो देश के लिए, समाज के लिए
कविता रचता है, अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर देता है, वो आज बीमार है और लोगों के सत्ता के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन वहीं पर एक हीरो तो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे फिल्मी स्टार भर्ती हैं और उन पे खबरें चलाई जा रही हैं। मतलब देखिए जरा, और वे मान रहे हैं कि वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, उस ट्वीट पे लोग तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए दुआएं दे रहे हैं। हाँ, ये हृदयहीन दौर है, मैं तो कहूँगी ये पूरी तरह से हृदयहीन दौर होता है। क्यों है ऐसा? मैं इतना असंवेदनशील दौर रहा नहीं। अब आप चुपचाप घर में बंद हो जाइए, आप किसी पर जो है अपना मत न रखिए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे दीवाने, मैंने देखा है आपके इसमें भी, कि अपनी बात रखते हैं। ठीक है, उनको परवाह नहीं, कितना आप जुल्म करेंगे ना, तो लेकिन लोग अपनी बात रखते हैं। और ये दौर ऐसा है कि बेझिझक बात रखने की जरूरत है। ठीक, ये बढ़िया बात आपने कही। और आपने शुरुआत भी बहुत ही काव्यात्मक तरीके से, कौशल जी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि शोभा जी का वक्तव्य काव्यात्मक है और ये कवि का वक्तव्य है। और बिल्कुल आपने सही कि मैं तो कई लोगों से ये पूछ चुका हूँ और ये महसूस भी करता हूँ कि जो साहित्य जगत है वो महिला रचनाकारों को एक दूसरी दृष्टि से देखता है। मतलब उनके मन में वही वाला, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बताइए महिला होने के बावजूद उसने जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया, तो इसका मतलब क्या महिला गोल्ड मेडल नहीं जीत सकती? महिला होने के बावजूद उसने हवाई जहाज उड़ा लिया, मतलब क्या महिला है? लेबल लगा दिया। तो बहुत अच्छे शुरुआत हुई आज हमारी बातचीत की। अब आप से कविताएं सुनते हैं। पहला सवाल इस पर मेरा ये है कि जो अर्ध विधवा आपने जो आपकी जो किताब आई थी, इसकी कविताओं से मैं गुजर चुका हूँ और ये नाम आपने अर्ध विधवा तो कुछ सोच के रखा होगा, वो जरा बताइए कि इसके पीछे क्या मतलब सोच थी? देखिए, कश्मीर में दमन चल रहा था महिलाओं पर खासकर, और पुरुष उनके घर के वो रात में खटखट होती, दरवाजे खुलते और जो भी सदस्य बाहर निकलता, उनके पुरुष, उनको वो ले जाते और फिर उनका आता पता नहीं लगता, वो एक तरह से गुमशुदा हो जाता। कोई ऐसे गुमशुदा लोगों के बारे में वो महिलाएं, वो माँ, पत्नियां, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं। और जब वो इसके लिए सवाल करती जाती तो निराश होकर लौटती। और व्यवस्था ने इनको, ऐसी स्त्रियों को जो लंबे समय से मांग कर रही थी कि पता लगे उनको अर्ध विधवा का खिताब दिया। ये जो कविता संग्रह पे अर्ध विधवा कविता भी है मेरी, और ये वहीं से ये आई कि किस तरह से व्यवस्था। वैसे थोड़ा सा इसका अंश मैं, आप चाहेंगे तो मैं रख दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, आज आपका दिन है, आप सुनाइए। और कविता सुनने के लिए ही हमने आपको यहाँ बुलाया है। हाँ, नहीं, बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया यार जो विधवा क्यों रखा, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं करता था अर्ध विधवा से, वो पता नहीं क्या सोचते थे। लेकिन उन कश्मीरी महिलाओं का दुख दर्द वो तो सामने आ ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि मैं महसूस कर रही हूँ उसको और मुझे लिखना चाहिए। मैंने लिखा। मैं इसका एक अंश ही सुनाती हूँ। ये देखिए, ये दर्दनाक बात है कि वो औरत स्वीकार भी नहीं कर सकती कि पति मर गया है, वो स्वीकार नहीं कर सकती कि वो जिंदा है, और वो न विधवा हो सकती है न सधवा हो सकती है, वो अर्ध विधवा है। अर्ध विधवा है, उसको किसी तरह की कोई जो है सुविधा भी नहीं। अगर मान लीजिए पता चल जाए कि भाई वो नहीं रहे, हमारे पति नहीं रहे, तो वो हो सकता है अपने जीवन की शुरुआत कर सकती है, या आप कुछ सुविधाएं ले सकती है, या कुछ भी कर सकती है। संतोष हो सकता है उसको, जो इतने मानसिक यंत्रणा में है। तो लेकिन वो ये भी सरकार ने उनको नहीं दिया। हालांकि वो मार देते हैं लेकिन खबर नहीं लेंगे। वो निराश औरतें समूह में
पुलिस थानों की तमाम जगहों पर इंतज़ार करती रहती हैं कि क्या हुआ, उनका पता बताइए, पता बताइए। कश्मीर पर मेरी कई कविताएं, कश्मीर की त्रासदी पर कई कविताएं हैं। चलिए, हाँ, अर्ध विधवा का अंश पढ़ रही थी आप, अर्ध विधवा का अंश सुना रही थी आप। हाँ, अंश। अर्ध विधवा। कश्मीर की स्त्री का डर उसकी नींद की तहों में पहुँचता हो, उसके हिस्से की दुनिया में आरामदेह घर, काम से लौटता शौहर, खुश लिबास बच्चे की जगह ढेर सारा धुआं। दर्द के काले लबादे में सिर कटे सपने, छटपटाते हुए हौलनाक, जड़ होती देह, फिर बर्फ की सिल सी पिघलती, सामने है आग के धब्बे। ये एक छोटा सा अंश है इसका। क्या कविता पूरी पढ़ दें? पढ़ दीजिए, अच्छी कविता है और लोगों को अच्छी भी लगेगी। आप पढ़िए इसको। हाँ। कड़वी सच्चाइयाँ, कर्फ्यू की लीला, अहिंसक प्रतिरोध और हत्याएं, एक के बाद एक शव यात्राएं, सीने पर गोलियों के सुर्ख फूलों से सजी प्रियजनों की लोहे से तपाए दिनों में विरोध का जज्बा फैलता जाता। व्यापक समुदाय में बेगुनाह हीरे हैं। बेहद खतरनाक समय में गोलियों के मुकाबले हाथों में ईंट पत्थर लिए, क्यों फूलों की घाटी में जबरन पसारा है बियाबान। नफरत के भारी बूटों से रौंदी गई हरियाली, मुल्क को कठपुतली बनाने के ख्वाहिशमंद सिपह सालार लोकतंत्र के ज्वालामुखी के खुले मुहाने बरसों का गुस्सा सुलगता। श्रम की जड़ों में उनकी आज़ादी का सवाल रक्त रंजित, आवाम की नापसंदगी, असहमति नजरबंद। स्याह सन्नाटे में वारदातों की लहूलुहान स्मृतियाँ, दिल में गड़े कुर्बानी के अलम, खबरों को भांपती निगाह, अमन की लफ्ज़ी, सियासी बिसात पर शतरंज की चालें समझती हैं। हाँ, प्रेत छाया सी औरतें राख से उठे फिनिक्स पक्षी सी ठहर कर सोचती, क्यों उनका आने वाला कल डर से मुक्त नहीं। कुचक्र कैसे जीवन की तड़प धीरे धीरे सूखता रहा। आज पथराई उम्मीदें जलते सवालों के साथ मुखातिब थी। जुल्म के सामने उनके घरों के साए कहाँ गए। होने की मारक पीड़ा में रिस रही उनकी ताकत। रातें ठहरी हुई जल जल कर कड़वा धुआं देती। जानती हैं वे मुकम्मिल नहीं, जानती हैं वे मुकम्मिल नहीं। एक नई पहचान उन पर थोपी गई है, अर्ध विधवा की। घड़ी गई दास्तान में जिंदा या मृत का कोई सबूत नहीं मिला। उम्र को सिर्फ इंतज़ार है,
गुमशुदा का। उनकी कायनात पर गम के हाथों की छापे उभरी हैं बतौर शिनाख्त, तमाम खुशियों से मरहूम करती। जुल्म की परतों में कितनी फाइलें बंद होंगी, जिंदगी की हरकतों पर कानून की सख्त धाराएं, कितने घर यूं ही दफन हुए, वे रेत के घर नहीं थे। जिंदगी की रौनक से भरपूर खुशहाल घर, कब्रिस्तान का शहर, जब यह नया नाम दिया जा रहा था श्रीनगर को, कश्मीर की औरतों का डर बेमानी हुआ। बगावत जमीन से फूटी, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, सस्ती मौत के खिलाफ। रोटी की ज़रूरत की तरह वे नए समय की उम्मीद की जलती मशालें हाथों में पत्थर लिए बढ़ने लगी, निर्भय शब्दों के अर्थ जन। बहुत खूब। ये मैं एक नई कविता पढ़ रही हूँ। शीर्षक है कविता के जन्म, लौटना हरियाली का। भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता, बाजारीकरण के खिलाफ पोस्टर चिपकाना है। शहर की मुख्य दीवारों पर शब्द भारी हैं। भारी शब्दों की गांठें खुल जाएंगी, संकट गहरा। सावधान, मानस द्वार पर जोरदार दस्तक, शब्द पिघलेंगे। सही शब्दों, सही वक्त की पहचान सीख लो। चुप्पी तोड़ो, खोने के लिए अब क्या है। आज देखो, लोकतंत्र के लिए भी खतरा भारी। जरूरी है तुम्हारी घन चोट। सबसे निचली पायदान पर जो डाल दिए गए नए शब्दों की व्याख्या चाहते। सबसे निचले पायदान पर जो डाल दिए गए नए शब्दों की व्याख्या चाहते, जो दमन की बुनावट से परिचित है, तमाम गुजरे वक्त से, जिसे वे झेलते आए। धीरे धीरे सचेत विरोध में उतरे। पोस्टर ने कहा, लड़ने वाले और भी हैं, साथ आओ। कविता क्यों चुप रहे, कविता क्यों बंद रहे। अपने जन के बीच जाकर बरस जाए। आह्वान बन सूखी पपड़ियाई धरती पर लौटा लाए हरियाली। मुक्त हो जन। बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी कविता है। ये नया संग्रह है। मैं एक कविता आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी, क्योंकि जब शाहीन बाग का आंदोलन चला और उसने हम महिलाओं को तो बहुत ही प्रभावित किया, और हर शहर में देखिए एक नया शहर शाहीन बाग। तो ये कविता है, यह मिट्टी दस्तावेज हमारा। लगता था अपने ख्वाबों से मुलाकात हो रही, स्पष्ट विचारों का सैलाब लिए अपने नीम अंधेरे से उठकर आई औरतें, चेतना का दिलेश्वर बन। उन दिनों जब
उन दिनों जब संकट गहरा था, ठहरे हुए समाज में भी आग धधक रही थी। सामान्य मुस्लिम महिलाओं ने आगे बढ़कर संभाल लिया था मोर्चा। आज़ादी मिलने के बाद एक नया बेमिसाल इतिहास रचा जा रहा था। बेखौफ आज़ादी का नया स्क्वायर घेरा, दमन के खिलाफ, फांसीवाद के नंगेपन और इंसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ पहली बार घरों से निकल 24 घंटे चलने वाले धरने में आई। जबरदस्त ढंग से व्यवस्थित किया घर और बाहर का काम। सामने एक ऐसी दुनिया थी, इसमें नई पहचान बनानी थी, तय करना था अपना मुकाम। नवजात शिशु के साथ माँ ने कहा, कहाँ है वे जो कहते हैं हमें गुमराह किया गया है? कौन है गुमराह? जामिया में हिंदू मुस्लिम में बांटकर आप छल कर रहे हैं। वहाँ हमारे बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, आपके दंगाई हमला करते हैं। अब आपसे ही लोकतंत्र को बचाना है। यह तो आज़ादी की लड़ाई है। हमें अपना संविधान, अपना देश बचाना है। दिल्ली का तापमान एकदम निचले पायदान पर, कड़ाके की ठंड में अलाव की मीठी आंच सी जगी आवाजें, तकरीरें, संघर्ष से तपे चेहरे, जोश भरते इनकलाबी तराने, फैज़ के गीत। जब जुल्म और सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। समूह शिक्षों के पीछे जबरन बन अपने मर्दों के लिए वे तसल्ली और हौसले की बुलंद आवाज़ें थीं। अन्याय जुल्म से बगावत जारी रहेगी। कामयाबी न मिलने तक यूं ही अहद है। फिल्म साकार हो रहे थे। नारे और जज्बात दो रंग की घुलावट में खुद मुख्तारी का यह अनोखा रंग जनतंत्र के पक्ष में। NRC CAA के खिलाफ समूचे देश में गहरा आक्रोश दर्ज हो रहा था। सद्भाव और एकता की लहरें ऊपर उठ फैलने लगी। लोगों ने शुभ संदेश को पकड़ा। अमन सुकून की अहमियत समझते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। नई मशालों से रोशन हुए दूर तक अंधेरे कोने भी। अगुवाई में जिंदगी के आखिरी मुकाम पर पहुंची 3 दादियां जाबाज निडर शाइस्तगी से बोली, करोड़ों लोगों के निर्वासन का दुख इस ठंडी रात से बड़ा है क्या? अब तो खामोशी को भी आवाज़ दे रही हैं हम। यह आवाज़ की तरंगें आने वाली खुशहाली की खबर सी फैल जाएंगी। उनके सपने धुंधली आँखों में झिलमिलाए देश की मिट्टी में हम यूं ही खेलेंगे। देखना ज़माना हमें कैसे भूलेगा। यहाँ दादी नानी माँ के साथ बच्चे सीख रहे अपनी पहचान। हाँ,
अपनी राष्ट्रीयता का वे पुनः दावा ठोकते, अपने हिजाब के संग हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर हुक्मरान को जवाब देती, ये देश हमारा है, साझी विरासत। हम उतने ही भारतीय हैं जितने तुम। छाटना बंद करो, इसी मिट्टी में दफन है हमारे पुरखे, यही मिट्टी दस्तावेज है हमारा। वाह, कविताएं जितनी बेहतरीन है उसी तरह से बेहतरीन पाठ भी है आपका। नहीं तो बहुत गड़बड़ है तो। हाँ बताइए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, बहुत सही हो। नहीं, मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ। पढ़ा तो मैंने है, लेकिन पहली बार मतलब काव्य पाठ आपका सुन रहा हूँ। और शुक्रिया। पढ़ने का अंदाज बहुत बढ़िया है। मतलब कविताएं हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इतना बढ़िया तो नहीं पढ़ पाते जितना आप पढ़ रहे हैं। हाँ। एक कविता है स्त्री। हाँ। अपने को अलग माइनस कर, सबके लिए खटती औरत, उम्र बढ़ने के साथ तेजी से क्षय होती, अक्सर संकट के लिए बचाई ऊर्जा में भी हाथ लगा देती। दुख किससे कहे, तेज झिड़कियां कान में सायरन सी बजती। आज तक सिर्फ उनकी पसंद नापसंदगी से संचालित होती रही। अपनी पहचान की ललक, उसकी दस्तक, उस तक आते आते देर हो जाती। समय ठहर जाता जब वो हाथ बढ़ाती आत्मी गर्माहट के लिए, तब कितनी देर हो जाती। आत्मी गर्माहट के लिए तब लगता कितनी निरर्थक हुई वह। विपरीत दिशाओं में बढ़ चले आत्मीय जन, वक्त तेजी से उनके साथ रवां हुआ। जर्जर देह मन से कैसे लांघेगी पर्वत, जर्जर देह मन से कैसे लांघेगी पर्वत। जवान कदमों के बहुत पीछे आती है वह, उसे लगता यही उसका वक्त है। एक मोहक रूप आज़ादी का, डालियां और हवाएं उसकी हाँफ को प्यार से सहला जाती। एक कविता मैं अपनी किताब से पढ़ रही हूँ। घर। सामान्यतः घर एक औरत के लिए ऑक्सीजन, उसके प्राण में हिलोरें लेता। घर का प्रेम कस्तूरी गंध व अमृत बन डोलती। घर के ऊने अतरों की गर्माहट से वाकिफ, अपने बच्चों के साथ बच्चों की तरह घर की झाड़ पोछ करती, खपाती दिमाग कौन सी चीज कहाँ अपने सर्वोत्तम रूप में जचेगी। घर की हर चीज पर उसकी मजबूत पकड़, चीजें अपने दिमाग के खाने में सुरक्षित, हर उल्टी चीज को सीधा करती, हालात को अपने बस में करती। घर की चौकस सुरक्षा आँखी के अंडे सीने जैसा करती। थोड़ी सी ईमानदारी पार्टनर से चाहती, न मिले लचीला रुख अपनाती। खुश रहने की कसौटी में कसती अपने को, मुलम्मा चढ़ाती। तलछट की गंदगी और सतह की सेवार छांटती।
यूं उसकी समूची जिंदगी घर हो जाती। बस नींद से उस दिन जागती जब घर से बेदखल होती। अविश्वसनीय स्वर्ग से विदाई, जिंदगी की गुनगुनाहट थम जाती। घर के कोने अतरे अजीजों के मुख से अपने लगते, लिपटते, पल्लू पकड़ते, हृदय का हाहाकार आंसुओं के धब्बों में चमकता। फूल से पंखुड़ी के बिलगाव की हूट, निर्वासित समय के साथ घर की मिठास दर्द बन रगों में उतरती। उसके सपने में घर आता, धुली चांदनी और मुलायम तकिया, जाड़ों में खिड़की की खिली धूप बिस्तर पर उजास किए। बेघर होकर भी वह लहरों सी घर के तट से टकराती है बार बार। बहुत खूब। इधर ये बताइए कि इधर जब से कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन हुआ है, लोगों को लॉकडाउन ने अलगाव में डाल दिया है और वो एक सोशल डिस्टेंसिंग शब्द इतना प्रचलित कर दिया कि लोग बाग जो है एक दूसरे से मिलने से घबराने लगे हैं। सही बात है ना। तो इस पर कुछ कविताएं लिखी हैं। कौशल जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन पे कुछ कविताएं आपने लिखी हैं, वो सुनाइए। लॉकडाउन पे तो कविता चूंकि लंबी थी तो इसलिए भी नहीं लगी। मैं एक कविता सुनाती हूँ। हाँ ठीक है। वो कविता तो नहीं भी सुना पाऊंगी, दूसरी है। भूख। चूल्हे पर चढ़ा पतीला, भूख अदहन की तरह खौलती। सब्र की भाप अंततः उड़ती जाती। पानी का सिर्फ सफेद निशान बसता। सन्नाटा छुप आए चेहरे पर टिका, जिस पर अभी नमकीन नमी थी। इंतजार की थकन, नींद के झोंके, नन्ही पलकें मुड़ जाती। सपने में शायद गर्म भात की थाली, हल्की मुस्कान नींद में खिली। सोचा चलो एक रात गुजर जाएगी, कल फिर देखेंगे। लेकिन क्या, काम बंद, देश बंद, पास में एक दाना नहीं। बुरा समय है, कठिन अंधेरे से भरा। मुंह पर भूख का जाप है, मुंह पर भूख का जाप कस दिया गया। राहत के शब्द गायब। यह भूख हमारे बच्चों को निगल न ले। गुहार लगानी है, हमारी रोटी कौन चुराता है। प्रहार करना है उन पर जो प्यार और जीवन का निषेध करते हैं, जो हक की बटमारी करते हैं। वाह वाह। ये कविता मिल गई है, लेकिन वो लंबी है। बताइए पढ़ें कि ना पढ़ें, कि वो पूरे नहीं, इसका एक अंश पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। वो खास अंश जो है वो पढ़ दीजिए। बहुत लंबी नहीं, ठीक है पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ दीजिए, बहुत लंबी ना हो तो कोई बात नहीं। देश में सन्नाटा बरस रहा। वाह। जिंदा सन्नाटा। यह सन्नाटा पिछले दिनों सा
भयावह है। चोट खाए कश्मीर सा, जहां तुगलकी फरमान आया था, तभी से राज्य में अघोषित लॉकडाउन। लंबी से लंबी अनगिनत काली रातों की तरह बेरहम कर्फ्यू, सत्ता के हथियार, चप्पे चप्पे पर सैनिक, इंटरनेट मोबाइल फोन बंद, अमानवीय सन्नाटे में कितनी ही टूट फूट हुई, जो यातना की छटपटाहट में बदलती गई चीखों के घुट जाने पर युद्ध के बाद का सन्नाटा, विरोध असहमति के स्वर की निर्मूल आशंका से दमन चक्र चला था। भूल से दमन चक्र चला था। फूल से तन मन को भारी मिलिट्री बूटों से कुचलते हुए, बंदूक के छर्रों से घायल बच्चों को घसीट कर ले जाते सिपाही की छवि माँ की छाती में घाव सी नक्श हुई। यूं घाटी के सारे नायाब गायब, तथाकथित स्वर्ग सी सुंदर घाटी में अब घिरे थे काले मातम के बादल, घुटन भरी फुसफुसाहटें, इशारों में गुमशुदा का पता पूछती स्त्रियां, संपर्क सूत्र की नसों को काट दिया गया, हजारों बेकसूर की गिरफ्तारी, नेता नजरबंद, सैनिक की गिद्ध निगरानी में जिंदगी, भूख गुर्बत के कगार पे खड़े लोग, खुद कौन लेता, अपने घाव से और मजबूत हुए। मजबूत हुए हमारे इरादे। यह सब हुआ हमारी धरती पर, लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र की हत्या का जश्न। लो हम सौंपते हैं अपना दर्द, निश्चय ही वे पूरे देश को कश्मीर बनाएंगे। के बाद विराम। कुछ अरसे बाद काले कानून के जुर्म के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन की जोरदार दस्तक फैल गया पूरे देश में। बाकी पहली बार बहुत से मिथ टूटे। मुस्लिम महिलाओं की रहनुमाई में आ जुड़े अमन और आज़ादी पसंद लोग जब नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम बांटा जा रहा था, सत्ता आंदोलन तोड़ने की साजिशों में मुब्तला थी। महिला आंदोलनकारियों से उसे बराबर पराजय मिल रही थी। उस वक्त कोरोना वायरस की आहट थी। फासिस्ट सत्ता के हाथ में कोरोना हथियार बना। उसके बाद बुलडोजर से कुचल दिया गया एक जायज़ आंदोलन। चुन चुनकर गिरफ्तारियां का नाजायज सिलसिला चलता रहा। इसी बीच से पहले ही इस दिल्ली जली अल्पसंख्यकों के घर दुकानों को फूंक दिया गया। आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार, हजारों घर बेघर, मदरसे मस्जिद तक बचे नहीं। दर्द की बेचैन छटपटाहट, लहू के आंसू, टूटे बर्तन, चुभते कांच के बीच आक्रोश के सवाल थे।
क्यों गरीब मुसलमान पर घृणा का कहर टूटा। हमारे मकान ही नहीं, हमारी पूरी दुनिया उजाड़ दी गई। बरसों बरस लगते हैं आबाद होने में। उनके जलते सवाल ठंडेपन से, खामोशी से, गहरी उपेक्षा में लपेट दिए गए। उन्हें न्याय नहीं मिला। शिकायत पर जेल की सलाखें थीं। उन चिन्हित बस्तियों में जला झुलसा काला सन्नाटा पसरा रहा। यह शहर ही नहीं, पूरा देश पर यह कोरोना वायरस का सन्नाटा, कोरोना संक्रमण का खौफ, आतंक की गिरफ्त दिनों दिन हंसती हुई। हंसी अमीर की जान भी, वही तो इसके वाहक थे। रातों रात बिना मुकम्मल तैयारी के लॉकडाउन घोषित किया गया। चक्के जाम, कोई धंधा रोजगार नहीं, घरों में सिमटी हलचल। अधिकांश लोग एक दूसरे से डरे हुए। उनकी संवेदनहीनता संबंधों में दरार डालती। धर्म से आस्था भीगे नहीं। प्रशासन धार्मिक सीरियलों का पुनः प्रसारण करवाता। ताली और थाली बजाकर समर्थन मूल्य आंकता। हुक्म के फरमाबरदार सांप्रदायिकता का वायरस फैलाते। हुक्मरान का एजेंडा यूं आगे बढ़ाते। गरीब मजदूर रोजगारी मेहनतकश गलत सरकारी नियुक्तियों का शिकार होते। बदहाल, काम नहीं, घर नहीं, रोटी नहीं। आप कहाँ जाएं, कहाँ? श्रम की लूट करने वाले मालिक ने फरमाया, प्रवासी तू आज़ाद है। असहायता के भंवर से परिवार को निकालने की जद्दोजहद। चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। सरकारी गोदाम अनाज से भरे हैं और वे भूख की आग में जल रहे। क्यों कोई जवाब देने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं? बाहर पुलिस है, लाठी है, दंड का प्रसाद है। सत्ता की प्राथमिकता तय है। साधन ही भूखे अपने बच्चों के साथ शहर के कामगारों के काफिले लौट रहे अपनी जड़ों की ओर। भूख के विरुद्ध अपनी माटी की ओर। जीवन की आशा लिए हर कदम पर अड़चन। धुतकार, देह पर केमिकल की गलन झेलते अपने मुल्क में ही बेवतन होने का एहसास वैसे ही बढ़ता जाता जैसे आने वालों की कतारें। सन्नाटा शोर मचाता मेरे भीतर धस घाव देते दृश्य। दर्द के जलते सुलगते बिलखते विमुख बातें दिल पर नक्श। कोरोना से मरने के पहले भूख से मर जाएंगे हम। मजदूर के आत्मसम्मान गरिमा को नष्ट किया जा रहा। उन्हें मंगतों की कतार में खड़ा किया गया। सत्ता की संवेदनहीनता से
सत्ता की संवेदनहीनता से, जड़ खामोशी से उम्मीद के पत्ते झड़ते जाते हैं। निशब्द फिर नए पत्ते फूटते हैं। स्मृति में सर्वहारा का अदम्य साहस, जिजीविषा विराट रूप में स्थिर है। वे जो सोचते हैं सब कुछ सहज सुंदर बनाते हैं हमारा संसार। वे लौटेंगे, तोड़ेंगे जड़ सन्नाटे। शोभा जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। जी जी। आप बहुत धैर्य पूर्वक कविताएं लिखती हैं, क्योंकि एक एक शब्द जो है वो मतलब चुन चुन के। शंख मुखम बीच रोशनी के जलते शंख सागर में, धनुष की तनी प्रत्यंचा सी मछुआरों की नावें, दूर इंद्रधनुषी आकार, पल छिन बदलता रूप, सागर की उन्मत्त लहरें तट की ओर दौड़ती वेग से, टेनिल लहरें जो प्रेम दग्ध हृदय दौड़ता हो आकुल व्याकुल, मिलने की चाह किनारे तक आते आते, निराशा की कालिक वेदना का चरम, फेनिल झाग छोड़ता एक बार फिर बार बार, अधिक उन्मत्त टकराता है पाषाण हृदय से। लहरों की वेगवान टंकार सुना अनसुना करती तट पर खुले सीप में अधलेटी पाषाण सुंदरी, चांदनी बिछलती पेड़ पर, प्रेम की लौ धीमे से उठती उसके हृदय में, मासूम खिला बसंत। कलाकार ने रचा सृष्टि का भरपूर कोमल मांसल रूप, सौंदर्य को पीते हम खड़े हैं विभोर, घिरे हैं स्मृतियों के घटाटोप में। सुरमई बादल यूं छूकर निकल जाए हौले से। दूसरी कविता है हसरत। फूलों पर ढेर सारी तितलियां, लम्हों की बिखरी खुशियां अखबार में समेट लेती हूँ, अपनी राह चल देती हूँ, रंगों को आँखों के कोटर में बंद कर पर्दा गिरा देती हूँ। आह, इतनी हसीन मेरी दुनिया क्यों न हुई। एक कविता है नमक मजदूर। नमक मजदूर, नमक के दूर तक फैले खेत, रूहों पर सरसराती बागी नमकीन गंध वाली हवा, सुलगते धूप के नीचे सफेदी की भुरभुरी परतें ओढ़े, रूखी सख्त चमड़ी, बस फटने को रेतीली लाल आंखों वाले मजदूर, हजार बाहों से काम में जुटे
आगे न पीछे कुछ, सिर्फ समय के घंटे। दिहाड़ी मजदूर मशीन की तरह एक दूसरे से अदृश्य जंजीरों से जुड़े। वक्त पर काम शब्दों के चाबुक से संचालित। मालिक हिसाब लेगा, कितना काम उतना पैसा। हाँ, जीवन के क्षय की कोई कीमत नहीं। हृदयहीन झुलसाती उबाऊ गर्मी में लपट छोड़ते पसीने से लथपथ। सांस लेने की फुर्सत नहीं। सांस तो स्वतः स्फूर्त क्रिया है, सो अनवरत धुकधुकाती रहती है, सो अनवरत धुकधुकाती रहती है। वे श्रम का जीवन रस पी रहे। बातों के टोके बेमौसम बरसाती छींटों से। रोक टोक कहाँ मानते अपने भोजन अवकाश में। सोचा होगा अपने प्रिय घर, गांव, बीज, हरियाली, सुकून की ठंडी नींद के बारे में। बहुत अंदर ठहरी मिठास। इस नमक के सागर में भी लहरों से छपाक ताजगी भरते आज़ादी के तरानों की गूंज। सागर में सूरज सी उतरती जाती, गहरे और गहरे। एक कविता है, नहीं चाहिए नफरत। आज के दौर की नफरत धीमी आंच में पकती, जिसमें तैयार होता उगता रंग। शरीर कपड़े सा, कपड़ा फट जाए रंग न जाए। वर्ण, जाति, धर्म, भेदभाव की नफरत। बदन पर रंगों के धब्बे हिंसा के जलते अंगारों में अक्सर बदल जाते। और तब पाँव में डर की थरथराहट, ऊंचाई से गिरने का सम्मोहन, तेजी से खींचता नीचे गुरुत्वाकर्षण संस्कारों का। वह खड़ी होती, शरीर स्लथ जरूर होता, नींबू की आखिरी बूंद तक निचुड़ जाने से पहले तनाव की गांठें खोलती। नहीं चाहिए नफरत, नहीं चाहिए ये नफरत। थकी हारी जंग लगी जिंदगी, खौफजदा चीखें अपने समय को बचाने के लिए। जरूरी है परिवर्तन, अपने हिस्से की आग जिसमें रोटी पक सके। प्यार जिसमें बेहतर जिंदगी पुरसुकून, जिसमें रोपी जा सके। बेहतर जिंदगी पुरसुकून रोपी जाती रहे। एक कविता है, इंतजार। प्यास जब गहराई में उतरी, धूप जब सरक कर अंतिम दीवार पर, पुरानी संकरी गली में पता पूछती है इस बसंत के लिबास में गुजर गए दिन का। बराबरी आज़ादी के उद्घोषकों का अधडूबी
बर्फीली चट्टान सी तूफानी लहरों में अपने को फेंकती, फिर लौटती, यादों की झोली समेटे सवाल पूछती, अफसोस के साथ, कब तक और क्यों, और वह कब तक और क्यों जिए वह। धुनकी पर धुना है अपने को, रुई का रेशा रेशा, उसका आकाश भर गया। इति, इस कविता से मैं अंत करती हूँ। इसका नाम भी इति है। खूब गहरी लकीर सा खींचा वापसी का सवाल, हाँ अब नहीं बस। इति, एक जंगली फूल के मानिंद खिलना और मुरझाना अच्छा है। उदास शामों में जब दिन डूब जाता है, उसके साथ काली रात का खौफ डैने पसारता, काली रात का खौफ डैने पसारता ही देती है सिरहाने की हवा। कल सुबह की लाली जब फैलेगी, तुम्हारा अपना पूना भी तो लाल दहक से जागेगा। लाल उजास जीवन है, अंतर का अंधेरा जाल समेट लेगा। नदी जल में सुबह सी हंसी, नदी जल में सुबह सी हंसी धीमे धीमे उतरेगी और काली स्लेट पर लिखे अप्रिय शब्द जल में भूल जाएंगे। धन्यवाद सब लोगों का, सुधी जनों का, अरविंद जी का, कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि आप लोगों के बीच अपनी चंद कविताएं रख सकूं, और तारीफ आप लोगों की भी, इतने धैर्य से आपने मुझे सुना, जबकि मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब है, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत, कि आप लोग इतनी देर तक रुके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।